हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं हूं अखिलेश कुमार और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल मोर स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। प्राकृतिक आपदाओं को डिटेल से जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और दोस्तों वीडियो लाइक कमेंट शेयर दोस्तों में साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों आंधी। दोस्तों आंधी के बारे में बात करते हैं। प्राय आपने गर्मी के दिनों में हवा को तेज़ चलते हुए देखा होगा। कभी कभी तेज़ हवा के चलने पर हम सभी अपने घर के दरवाजे व खिड़कियों को जल्दी से बंद कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह की तेज़ हवा चलने के क्या कारण हैं और हवा के तेज़ चलने को क्या कहते हैं? दोस्तों, हवा के तेज़ चलने के क्या कारण हो सकते हैं और हवा तेज़ चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? दोस्तों बात करते हैं। तो चित्र संख्या 3.2 का अवलोकन कीजिए। दोनों में हवाओं के बहाव की क्या दिशा है? आखिर दोनों परिस्थितियों में अंतर का कारण क्या है? दोस्तों इसमें ये देखिए दोस्तों, ये गर्म स्थल है दोस्तों, ये ठंडा समुद्र है और ये सूर्य है। दोस्तों क्या होता है, जब जल गर्म होता है और पृथ्वी ठंडी होती है। दोस्तों यहाँ पे समुद्र ठंडा है और पृथ्वी गर्म है। दोस्तों वायु जो है, वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। मतलब दोस्तों वायु ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर बहती है। तो इसमें क्या, समुद्र ठंडा है और पृथ्वी गर्म है। दोस्तों वायु जो है समुद्र से पृथ्वी की ओर चल रही है। ठीक है दोस्तों अगला जो चित्र होगा उसमें हम बात करेंगे। दोस्तों पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हवा क्यों चलती है। ठीक है, तो सूर्य की गर्मी से हवाएं गर्म होकर हल्की हो जाती हैं और ऊपर की ओर उठने लगती हैं। हवाओं के ऊपर उठने से नीचे की जगह खाली हो जाने से निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है और आसपास की उच्च वायुदाब वाली ठंडी हवाएं तेज़ी से उस खाली जगह को भर लेती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र को चलती है। दोस्तों जो पहले आपको मैंने बताया कि वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जब मौसम अधिक गर्म हो जाता है तब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और हवा के ऊपर उठने से नीचे खाली स्थान पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र में आसपास की ठंडी हवाएं जो उच्च वायुदाब की होती हैं। ठीक है दोस्तों, बात कीजिए, जैसे मान लो जैसे हवा गर्म हुई और हवा जब ऊपर उठती है तो दोस्तों जब हवा जब ऊपर उठेगी तो वहाँ जो नीचे स्थान होगा वो स्थान खाली हो जाएगा। तो दोस्तों जब स्थान खाली हो जाएगा तो उस स्थान को भरने के लिए जो आसपास की ठंडी वायु है वो वहाँ पर आएगी। दोस्तों जब स्थान खाली होगा तो उसे भरने के लिए हवा चाहिए ना, तो हवा आसपास के ठंडे क्षेत्रों से वहाँ पर आती है। तो क्या दिखा दोस्तों, तब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और हवा के ऊपर उठने से नीचे खाली स्थान पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र में आसपास की ठंडी हवाएं जो उच्च वायुदाब की होती हैं बहुत तीव्र गति से खाली जगह की ओर आती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वही बात बता रहा है। विशेष बात यह है कि यहाँ हवा की गति 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वायु के इस तेज़ गति को चलने को आंधी कहते हैं। दोस्तों समझ में आएगा कि आंधी किसे कहते हैं। दोस्तों जब हवाएं 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं तो दोस्तों आंधी कहते हैं। दोस्तों समझ में आया कि आंधी क्यों आती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब वायु गर्म होती है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो उस वायु का स्थान लेने के लिए, मतलब जो स्थान खाली होता है उसमें हवा भरने के लिए आसपास की वायु आती है। तब दोस्तों इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें जो है वायु की गति 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और इस तरह हवा चलने को हम आंधी कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों क्या था, यहाँ पे ठंडा समुद्र था और पृथ्वी स्थल ठंडा था। नहीं दोस्तों पृथ्वी स्थल गर्म था, समुद्र ठंडा था। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, समुद्र गर्म है और पृथ्वी ठंडी है। क्योंकि दोस्तों चंद्रमा है और चंद्रमा रात के समय होता है, तो रात का समय है और पृथ्वी ठंडी है, समुद्र गर्म है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब समुद्र गर्म है पृथ्वी ठंडी है तो यहाँ पर देखिए वो हवा जो है पृथ्वी से समुद्र की ओर चल रही है। दोस्तों समुद्र गर्म है,
समुद्र के ऊपर जो वायु है वो ऊपर उठती है, तो पृथ्वी की तरफ से जो वायु जाती है वो स्थान लेती है। तो इसलिए दोस्तों जब समुद्र गर्म होता है तब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, और जब समुद्र ठंडा होता है तब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आंधी के लक्षण। आंधी के लक्षण क्या होते हैं? आंधी में हवाएं काफ़ी तीव्र गति से चलती हैं, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं और मकानों पर हल्की वस्तुएं जैसे खरपतवार, पॉलीथीन, कागज़ के टुकड़े आदि उड़ते हुए दिखाई देते हैं। पूरे घर में धूल भर जाती है। आंधी आने पर कभी कभी तेज़ वर्षा भी होती है। दोस्तों आंधी आने से वातावरण बदलता है दोस्तों, आसमान में बादल दिखाए जाते हैं, बारिश भी होती है। और आपने देखा होगा कि जब आंधी आती है तो बहुत सारी धूल उड़ती है, क्योंकि दोस्तों जब 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी तो धूल तो उड़ेगी ही, स्वाभाविक है। तो तूफ़ान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आंधी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं और समझ भी गए होंगे कि आंधी क्या होती है और आंधी कैसे उत्पन्न होती है। दोस्तों तूफ़ान के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आंधी से भी खतरनाक हवाएं चलती हैं? दोस्तों कभी कभी आपने देखा हो कि हवाएं इतनी तेज़ चलती हैं कि आंधी से भी तेज़ हवाएं हमको महसूस होती हैं। तो हवा इतनी तीव्र गति से चलती है कि दूरभाष के तार टूट जाते हैं, बिजली के खंभे एवं पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, घरों के छप्पर उड़ जाते हैं, खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। इस प्रकार तहस नहस करने वाली आंधी से भी तेज़ चलने वाली हवाओं को हम तूफ़ान कहते हैं। दोस्तों जब बिजली के खंभे भी टूट जाते हैं, दूरभाष के तार टूट जाते हैं, दोस्तों खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, दोस्तों इस प्रकार जब इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं तो दोस्तों इतनी तेज़ हवाएं चलने को हम तूफ़ान कहते हैं। ये देखिए दोस्तों ये सूर्य है। दोस्तों यहाँ पे ठंडी वायु है, यहाँ पे भी ठंडी वायु है। दोस्तों सूर्य है तो पृथ्वी स्थल गर्म हो जाता है। दोस्तों देखिए गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है, तो जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है दोस्तों ठंडी वायु जो है वो इसका स्थान लेने के लिए इसके नीचे आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रक्रिया ठंडी या गर्मी के मौसम में इस प्रकार चलती रहती है और दोस्तों इसी प्रक्रिया की वजह से आंधी या तूफ़ान आते हैं। देखते हैं तो पवन का बढ़ना हो गया। तूफ़ान आंधी से भी अधिक खतरनाक व विनाशकारी होते हैं। तूफ़ान में वायु की गति 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों आंधी की बात करें तो आंधी में हवा की गति 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मगर दोस्तों तूफ़ान में 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफ़ान आते हैं। तो क्या तूफ़ान प्राय स्थानीय होते हैं? दोस्तों तूफ़ान जो है स्थानीय होते हैं, ये किसी विशेष क्षेत्र में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तूफ़ान स्थल व समुद्र दोनों जगहों पर आते हैं। स्थल पर आने वाले तूफ़ान को स्थलीय तूफ़ान व समुद्र में आने वाले तूफ़ान को समुद्री तूफ़ान कहते हैं। दोस्तों जब तूफ़ान स्थल पर आते हैं तो उसको हम स्थलीय तूफ़ान, और इस तूफ़ान जब समुद्र में आते हैं तो उसको हम समुद्री तूफ़ान कहते हैं। स्थलीय तूफ़ान और समुद्री तूफ़ान का संबंध जब चक्रवातों से होता है तो उसे चक्रवाती तूफ़ान कहते हैं। इन्हीं तूफ़ानों का जब संबंध चक्रवाती तूफ़ानों से होता है तो उसे हम चक्रवाती तूफ़ान कहते हैं। जब चक्रवातों से इसका संबंध होता है तूफ़ान का तो उसको हम चक्रवाती तूफ़ान कहते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात क्या होते हैं? चक्रवात में हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण वायु ऊपर चली जाती है तो यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र की उच्च वायुदाब, दोस्तों उच्च वायुदाब से ठंडी वायु आकर गोलाई में घूमने लगती है, परंतु केंद्र तक न पहुंचकर दाईं दिशा व बाईं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती है। दोस्तों जब चक्रवात आते हैं तो दोस्तों चक्रवात गोलाकार हवा में चलते हैं, और जब हवा गर्म होती है तो हवा ऊपर उठती है। वही दोस्तों प्रक्रिया है, हवा ऊपर उठती है और जो आसपास के उच्च वायुदाब की वायु है वो उसका स्थान घेरने के लिए आती है, तो वो भी केंद्र तक नहीं पहुँच पाती है और उसी चक्कर में घूमने लगती है। दोस्तों क्या टाइफून तथा हरिकेन का नाम सुना है? यह सभी चक्रवात के रूप हैं जिन्हें भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। जैसे चक्रवात को चीन में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन, अफ्रीका में टॉर्नेडो, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन व भारत में तूफ़ान कहते हैं। दोस्तों चक्रवात के विभिन्न नाम हैं जो कई देशों में, विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, चक्रवाती तूफ़ान विभिन्न आकार के होते हैं। इनकी गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। दोस्तों चक्रवाती तूफ़ान होते हैं, इनकी गति आंधी से तो अधिक होती है, साथ में तूफ़ान से भी अधिक होती है। आंधी की गति 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा
दोस्तों तूफान की गति 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा, मगर दोस्तों चक्रवात की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दोस्तों चक्रवात समुद्र में तेज चलते हैं, स्थल पर इनकी गति कम हो जाती है। चक्रवाती तूफान कई दिनों तक प्रभावी रहता है। इसमें वायु की गति इतनी तीव्र होती है कि जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। दोस्तों अभी आपने सुना होगा, इसमें पश्चिम बंगाल में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान की बात चल रही है। दोस्तों वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में बहुत ही तबाही मच गई है, इससे बहुत नुकसान हो गया वहाँ पर। तो बात करते हैं आंधी एवं तूफान से लाभ। दोस्तों क्या बात है, क्या हमको आंधी और तूफान से लाभ भी होते हैं? दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आंधी और तूफान से हमें क्या लाभ होते हैं। एक मिनट दोस्तों, हम बात करते हैं पहले इसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये चक्रवाती तूफान है। तो चक्रवात की हवा जो है कैसे, देखिए ये देखिए गोलाकार घूम रही है, ऐसे आई ऐसे से दोस्तों घूमने लगी है। दोस्तों ऐसे गोलाकार में एक घूम रही है, इसी तरह चक्रवात उत्पन्न होते हैं। आंधी और तूफान से हमें क्या लाभ होते हैं? दोस्तों आंधी चलने पर प्रदूषित वायु के स्थान परिवर्तन से वायुमंडल शुद्ध होता है। दोस्तों जब आंधी चलती है तो वायु एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। इस तरह जो प्रदूषित वायु है, प्रदूषित वायु के परिवर्तन से वायुमंडल शुद्ध होता है। भारत में वर्षा जाड़े के दिनों में चक्रवाती तूफानों के कारण होती है, जिनसे फसलों को अधिक लाभ होता है। दोस्तों जो भारत सहित में जाड़े के दिनों में जब वर्षा होती है तो चक्रवाती तूफानों के कारण ही होती है, जिससे हमारी फसलों को बहुत बढ़िया नुकसान, दोस्तों फसलों को अधिक लाभ होता है। समुद्र की लहरों में तीव्र गति के फलस्वरूप मोती, सीप, शंख एवं अन्य कीमती एवं दुर्लभ वस्तुएं आसानी से समुद्र तट पर आ जाती हैं। दोस्तों जो समुद्र है उसमें जब लहरें उठती हैं तो उसके साथ में मोती, सीप, शंख एवं अन्य कीमती दुर्लभ वस्तुएं समुद्र के तट पर आ जाती हैं, जिससे हमारे भारत को बहुत ही लाभ होता है। आंधी धरातल की सड़ी गली हल्की वस्तुओं, खरपतवार आदि को उड़ाकर चारों ओर फैला देती है। ये कैसा लाभ है? आंधी और तूफान से हानियाँ। दोस्तों हम बात करते हैं कि आंधी और तूफान से क्या हानियाँ हो सकती हैं। आंधी तूफान के आने से यातायात में बाधा आती है। हवाई जहाज़ में भी तूफान से प्रभावित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। आंधी एवं तूफान फलदार वृक्षों एवं व्यावसायिक खेती को हानि पहुंचाते हैं। तूफान आने पर पेड़ उखड़ जाते हैं एवं कमज़ोर मकान गिर जाते हैं। आंधी आने पर पेड़ों की डालें टूटकर गिर जाती हैं, जिनसे बिजली एवं टेलीफोन के तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दूर संचार भी प्रभावित होता है। दोस्तों तूफान से हमारे लिए लाभ भी है और दोस्तों कई प्रकार की हानियाँ भी हैं। जैसे तूफान आया तो दोस्तों यातायात से मान लो जैसे कि रास्ते में पेड़ गिर गया तो दोस्तों यातायात बाधित हो जाएगा, गाड़ी आई कैसे निकलेगी। हवाई जहाज़ भी तूफान से प्रभावित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, आपने बहुत सुना होगा, अखबारों में न्यूज़ निकलती रहती हैं। आंधी एवं तूफान फलदार वृक्षों में व्यावसायिक खेती को हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों जो फलदार वृक्ष हैं, जैसे आम की फसल है, दोस्तों आम के बाग कहीं लगाया, आंधी आई सब दोस्तों आम टूट के गिर गए, बहुत नुकसान होता है। दोस्तों पेड़ उखड़ जाते हैं, कमज़ोर मकान गिर जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। खड़ी फसल में सिंचाई करने के बाद यदि आंधी तूफान आता है तो पूरी फसल खेतों में गिर जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मान लो जैसे आज गेहूँ है और में आप सिंचाई कर दिए, अगले दिन दोस्तों आंधी आ गई तो सारा गेहूँ गिर जाता है। दोस्तों उसके उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है, गेहूँ का अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता है। कोई भी फसल हो सब में ऐसा होता है। दोस्तों टिड्डी का प्रकोप, बात करते हैं टिड्डी के प्रकोप के बारे में। टिड्डी एक हानिकारक कीट है। इनका रंग हरा, भूरा एवं पीला होता है। ये करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक लंबे दल बनाकर उड़ती हैं और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे खेतों, बागों व पेड़ पौधों की पत्तियों व फलों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। इनके आक्रमण के पश्चात प्राय अकाल पड़ जाता है। तो टिड्डी, ये इनका रंग हरा है, भूरा एवं पीला होता है। उसमें करोड़ों की संख्या में होती हैं और कई किलोमीटर में अपना दल बनाकर चलती हैं। ये हरे भरे खेतों, बागों में पेड़ों की पत्तियों व फलों को खाकर नष्ट कर देती हैं, जिससे दोस्तों इनके आक्रमण से देश में अकाल पड़ सकता है। टिड्डियाँ प्राय सितंबर एवं अक्टूबर के महीने में रेतीले स्थानों पर अंडे देती हैं। मादा रेत या नरम मिट्टी में लगभग 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उनमें 80 से 100 तक बेलनाकार अंडे देती हैं। दोस्तों ज़मीन के अंदर रेत, बालू के अंदर ये 5 मीटर गहराई में दोस्तों उसमें
80 से 100 तक बेलनाकार अंडे देते हैं। वर्षा आरंभ होते ही अंडों से छोटे छोटे पंखहीन बच्चे, निम्फ, जिन्हें दोस्तों निम्फ कहते हैं, निकलते हैं, जो फुदक फुदक कर चलते हैं। उनके पंख नहीं होते हैं। ये महीने भर में 5-6 बार त्वचा बदलकर पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेते हैं और पंखों द्वारा, अपने स्वयं के पंखों द्वारा उड़ने लगते हैं। दोस्तों टिड्डी के प्रकोप से हानि बात करते हैं हम। टिड्डी के प्रकोप से क्या हानि होती है? टिड्डी करोड़ों या अरबों की संख्याओं में चलती हैं एवं जब आती हैं तब अंधेरा छा जाता है। दोस्तों टिड्डी जब आती है तो अंधेरा छा जाता है। टिड्डी केवल फसलों को ही हानि नहीं पहुंचाती, वरन वे सभी वनस्पतियों को खा जाती हैं। दोस्तों फसलों के बावजूद जो जितने भी वनस्पतियां हैं सभी को खा जाती हैं। इससे देश में भारी अकाल पड़ सकता है। टिड्डी से बचाव क्या है? टिड्डी प्रकोप को रोकने पर सामूहिक रूप से इनको मारने का कार्य तेजी से किया जाना चाहिए और सभी टिड्डियों को मारना आवश्यक है। दोस्तों सभी को मारना आवश्यक है, एक भी नहीं बचनी चाहिए। यह एक ऐसा कीट है जिसे सामूहिक प्रयास करके ही नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों अकेला व्यक्ति इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसका प्रकोप झुंड में फसलों तथा वृक्षों पर होता है। ठीक है, तो अकेले मत जाइएगा, कभी पूरे ग्रुप के साथ जाइए मारने। विशेष के बाद दोस्तों टिड्डी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई है, जो पूरे विश्व भर इसके प्रजनन, उत्पत्ति एवं फैलाव के बारे में जानकारी एवं नियंत्रण के उपाय करता है। दोस्तों टिड्डी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई है, जो पूरे वर्ष भर इसके प्रजनन, उत्पत्ति, फैलाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और उनके फैलाव को रोकता है। दोस्तों बात करते हैं नीलगाय। नीलगाय का प्रकोप क्या है? दोस्तों नीलगाय एक वन्य पशु है। इसको पाढ़ा व घोड़रोज या वनरोज के नाम से भी जाना जाता है। इनका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। इनका पिछला हिस्सा ऊंचा होता है। इनकी टांगें लंबी होती हैं। गर्दन के नीचे बालों का एक गुच्छा होता है। नर में 8 इंच तक लंबे सींग पाए जाते हैं। प्रजनन काल वर्ष भर होता है। इनका बच्चा पैदा होते ही इन पर चलने लगता है। दोस्तों बिल्कुल घोड़े के समान होता है। इसका कलर जो है नीला होता है। दोस्तों टांगें लंबी होती हैं, पीछे का भाग ऊंचा होता है। ठीक है, नीलगाय प्राय झुंडों में ही पाए जाते हैं। ये भी दोस्तों झुंडों में ही मिलते हैं। ये तीव्र गति से भागते हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियाँ इनके प्रिय भोजन हैं। दोस्तों छोटे पौधे हैं और पेड़ों की पत्तियाँ हैं, उनके प्रिय भोजन हैं। बागवानी और कृषि फसलों में इससे बहुत नुकसान होता है। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। बहुत थोड़े ही समय में नीलगाय खड़ी फसल नष्ट कर देती है। दोस्तों इनसे अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। इनसे सुरक्षा का कोई उपयुक्त उपाय नहीं है। ऊंची बाढ़ को भी छलांग लगाकर पार कर जाते हैं। दोस्तों इनकी टांगें और इनकी स्पीड टांगें लंबी होती हैं। दोस्तों इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है, जो ऊंची से ऊंची बाढ़ को भी ये छलांग लगाकर पार कर जाते हैं। प्राय रखवाली के बाद भी ये फसलों को हानि पहुंचाते हैं। आग जलाकर और तेज आवाज़ करके इन्हें भगाया जा सकता है। वन्य पशु संरक्षण के अंतर्गत इनका शिकार करना वर्जित है। दोस्तों इनका शिकार करना वन्य पशु संरक्षण के अंतर्गत वर्जित है। अगर शिकार किया आपने तो आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं विशेष की। आंधी एवं तूफान आने की जानकारी आधुनिक समय में मौसम विज्ञानी प्रदेश एवं देश स्तर पर समय समय पर दूरदर्शन एवं समाचार पत्र के माध्यम से भविष्यवाणी करते हैं, जिससे इसके कुप्रभाव से बचा जा सकता है। दोस्तों जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं, टीवी है, पेपर हैं, दोस्तों तूफान आने से कुछ समय पहले ही इनकी जानकारी दोस्तों सभी को दे दी जाती है, ताकि इनके प्रकोप से बचा जा सके। क्या है सुनामी? तो बात करते हैं सुनामी क्या है। सुनामी एक जापानी शब्द है। सुनामी समुद्र के गर्भ में भूकंप के कारण उत्पन्न हलचल से पैदा होता है। समुद्र के गर्भ में भूकंप के कारण उत्पन्न हलचल से पैदा होता है और इससे बड़ी तीव्र लहरें उत्पन्न होती हैं। बड़ी और तीव्र लहरें उत्पन्न होती हैं। यह तूफान भूकंप के अलावा तटीय इलाकों में ज्वालामुखी के फटने से भी उत्पन्न हो सकता है। इसका कहर तटीय इलाकों पर होता है। यह समुद्री भूकंप से जुड़ा होता है। यह तूफान 800 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दूरियां तय कर लेता है। क्या बात है दोस्तों, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दूरियां तय करता है। दोस्तों 26 दिसंबर 2004 की यह दैवीय आपदा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में भूकंप
आने के कारण घटित हुई और कुछ एक घंटों के भीतर उसने दक्षिण भारत के समुद्र तटीय भाग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी तो यहाँ और था श्रीलंका में भी तबाही का कहर ढा दिया। सुनामी तूफान में 10 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई समुद्र की लहरें उठती हैं। दोस्तों जब सुनामी आती है तो समुद्र में 10 मीटर ऊंची लहरें उठने लगती हैं। इतने भयंकर दोस्तों सुनामी का कहर होता है। दोस्तों बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की, तो दोस्तों कर लीजिए। चक्रवात को चीनी भाषा में क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं चक्रवात को चीनी भाषा में? दोस्तों चीनी भाषा में चक्रवात को दोस्तों टाइफून कहते हैं। टाइफून याद रखिएगा। कौन सी प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों आंधी, तूफान, चक्रवात, उपरोक्त सभी। दोस्तों इनमें से उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। दोस्तों बात है खाली स्थान की। निम्नलिखित वाक्यों में खाली जगह भरिए। दोस्तों खाली स्थान भरने। आंधी चलने की वायु की गति लगभग कितनी होती है दोस्तों? 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। दोस्तों उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तूफान आने पर हवा की गति लगभग कितनी होती है? 95 से 115 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वायु के गोलाकार या चक्करदार चलने को क्या कहते हैं दोस्तों? वायु के गोलाकार या चक्करदार चलने को हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आया क्या? ख को मिलाइए। दोस्तों मिला लेते हैं। दोस्तों चीन में इसको हम टाइफून कहते हैं। दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी में हरिकेन कहते हैं। दोस्तों अफ्रीका में क्या कहते हैं? अफ्रीका में इसको हम टॉर्नेडो कहते हैं। और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन कहते हैं। और भारत में क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। दोस्तों बाकी ये आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही मतलब कुछ सोचिए भाई, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही दीजिए। और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।